अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 15 CS 507 की सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या चीज़ होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। मैनेजर्स को रोज़ाना कुछ क्रिटिकल डिसीजन ही लेना पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस रन होता है। जैसे कि एक बिज़नेस को सेल करना है या उसे अलग करना है, सप्लायर के साथ नए टर्म्स पर निगोशिएशन करनी है या नहीं करनी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इस तरह के क्वेश्चंस हर रोज़ मैनेजर फेस करते हैं। अब इसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर हैं, जिसमें कि सिर्फ यही डिसीजन लेना काफ़ी होता है या बल्कि नेगोशिएशन भी ज़रूरी होती है। और मैनेजर को ये समझना ज़रूरी है कि उनका रोल किस तरह दूसरे डिसीजन मेकर से लिंक होता है, या अंडरस्टैंडिंग उनकी नेगोशिएशन पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है या नहीं बनाती। इसके बाद हम देखते हैं कि IS का मीन्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो मैनेजर्स को हेल्प करें, ऑपरेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है और अपनी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरह से परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग चीज़ क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है कि डिसीजन मेकिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें एक एक्शन या ऑप्शन को मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स में से सिलेक्ट किया जाता है। और इसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेस होता क्या है। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है और इसी तरह से इन्वॉल्वमेंट करता है। जैसे अवेयरनेस होती है, परसेप्शंस होती हैं कि चीज़ों को समझना, रीजनिंग होती है लॉजिक के बिना पर, और जजमेंट होता है फैसला करना। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिसमें कि हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के आखिर में एक फ़ाइनल चॉइस होती है। मीन्स कि कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज़ करना ही पड़ता है। और डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होती है जब हमें कोई काम करना हो, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि काम करना क्या है और कैसे करना है। इसके बाद हमारा कुछ इसके रीज़न्स आते हैं, जिसमें कि रैशनल भी हो सकते हैं और कुछ इरेशनल भी हो सकती हैं। और ये एक्सप्लिसिट अजम्पशंस या टैक्टिक अजम्पशंस जो कि एक अंदाजे से लगाया जाता है, उस पर भी बेस कर सकती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसमें प्रॉब्लम्स की टाइप्स क्या क्या हैं। हर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम अलग होती है और उसकी नेचर के हिसाब से उसका सलूशन भी अप्रोच किया जाता है, या उस तरह से उसका सलूशन भी अलग ही होता है। 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें एक आता है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। ये क्लियर और डिफाइन होती हैं, रूल्स और प्रिंसिपल फिक्स होते हैं और प्रिडिक्टेबल आउटकम होती हैं। मतलब कि मैथ का प्रॉब्लम हो गया और बैंकिंग आवर्स हो गए और प्रोसीजर्स, इस तरह से। दूसरा हमारे पास आता है प्रॉब्लम, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस होती हैं, पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और अनक्लियर होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरा रूल्स और कंसेप्ट या उसके प्रोसीजर्स बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होते, वो डिफरेंट सी होते हैं। यानी कि नई सिचुएशन जिसमें कभी पहले काम ना किया गया हो और एक एमरजेंसी सी सूरत हाल बन गई हो। तीसरा हमारे पास आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। दोनों स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड को मिलाकर एक सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम की होती है, जिसमें कि कुछ डिसीजन होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं और कुछ होते हैं जो हमें लेना पड़ते हैं एमरजेंसी केसेस में। उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी मिसाल है, जिसमें हम बैंक के सिनेरियोज़ को देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है कि बैंक की पॉलिसी है, मिस्टर ए जो है और जो मिस्टर बी है वो रोज़ाना 8 बजे बैंक आएंगे ताकि 9 बजे तक बैंक की पब्लिक बैंक में एंटर हो सके। इसके बाद हर रोज़ ये फिक्स आवर्स जो काम होता है वो फिक्स आवर्स के अंदर होता है। सेमी स्ट्रक्चर होता है कि मिस्टर अली ने इन्फॉर्म कर दिया कि वो कल नहीं आ सकता, और जो अब ब्रांच मैनेजर को जजमेंट लेना पड़ेगा कि वो किसको उसकी जगह पे भेजे। तो थोड़ा सा रूल होता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह से ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ बैंक 9 बजे से पहले आएगा लेकिन ब्रांच ओपन नहीं होगी, और अब एम्प्लॉय को तुरंत या फ़ौरन डिसीजन करना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के लिए कोई प्लान नहीं होता। ये कंप्लीट न्यू और एक प्री डिफाइंड में कि कोई डिफ़ाइन इसको नहीं किया होता पहले, उस तरह का सोल्यूशन के लिए करना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ डिसीजन कितने होते हैं। जिस तरह से 3 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही 3 तरह के डिसीजन होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड है। ये सेम एज़ हमारे प्रॉब्लम्स की तरह है कि स्ट्रक्चर्ड डिसीजन जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है, हर बात रिपीट होती है और रूटीन की जो नेचर होती है उसके मुताबिक ये चीज़ें होती है, और प्रिडिक्टेबल होता है कि इसको हम समझ सकते हैं और इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। इसके बाद इसकी छोटी सी मिसाल है कि एक डिफाइन प्रोसीजर बनाया जा सकता है ताकि हर बार सेम प्रोसेस से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सब्जेक्टिव क्लियर होते हैं और डिफाइन होते हैं, इनपुट्स और आउटपुट्स फिक्स और क्लियर स्पेसिफाइड होती हैं। जैसा कि
एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि इन्वेंट्री रीऑर्डर करना होता है जब स्टॉक ख़त्म हो जाता है। हमें पता है कि एक स्टॉक जो है वो 50 पीस आते हैं तो हमने 50 ही मंगवाने हैं, ये हमारे पास इसकी प्री डिफाइंड होती है। दूसरा हमारे पास डिसीजन का ऑप्शन आता है, वो है अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। ये डिसीजन उन प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं जो कि क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स होती हैं, रूटीन नहीं होती, यानी ये हर बार नई तरीके से ही इनको डील करना पड़ता है और इंडिविजुअल जजमेंट और एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। इसमें ये है कि कोई स्टैंडर्ड या वेल डिफाइंड प्रोसीजर पहले से अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर एक काम प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाए तो उसको फ्यूचर के लिए एक पॉलिसी बना दिया जाता है, ताकि अगर यही इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको इस सॉल्यूशंस के थ्रू हल किया जा सके। हमारे पास लास्ट नंबर पे आता है डिसीजन मेकिंग का जो लेवल है वो है सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि ये फिर उसी तरह के स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड का मिक्स होता है। कुछ पार्ट प्रोसीजर फॉलो करता है, कुछ नहीं करता, कुछ ह्यूमन जजमेंट से करता है, कुछ प्रिडिक्ट कर लेता है। ये ज़्यादातर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को मीटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो एक फॉर्मल प्रोसेस से होती है और इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है हमारा इंटेलिजेंस। इन्वायरमेंट में देखा जाता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जो कि डिसीजन मांगती है या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स को रेड अलर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारे पास स्टेप आता है डिज़ाइन का। जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई हो उनको सॉल्यूशंस भी डिज़ाइन करना होते हैं, ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है और एनालाइज भी करना पड़ता है। जैसा कि देखते हैं डेटर्स, कस्टमर का पेमेंट बिहेवियर एनालिसिस करना होता है कि वो किस तरह के बिहेवियर से इसको प्रोसेस कर रहे हैं। सोल्यूशन क्रिएट करना होता है और जल्दी पेमेंट करने पर डिस्काउंट देना होता है, अगर वो ना करे तो फिर क्या करना है। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है चॉइस का। जो ऑल्टरनेटिव्स डिज़ाइन किए गए हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शंस चूज़ करना होता है, मतलब कि डिसाइड करना होता है कि कौन सी स्ट्रेटजी ठीक है या नहीं है। और DSS उसमें यूज़ किया जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को। हर ऑप्शन का रिज़ल्ट सिमुलेट किया जाता है, मींस के उसको परखा जाता है। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन, कि जो पॉलिसी डिसाइड की गई हो या उससे डिसाइड कर लिया गया हो तो उससे अब इम्प्लीमेंट करना होता है। रेलिवेंट लोगों को कम्युनिकेट करना होता है, सेल्स टीम के लिए ट्रेनिंग सेशन करवाना होता है, कस्टमर्स को नए टर्म्स एक्सप्लेन करना होता है और MIS से रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना होता है। लास्ट में हमारे पास आता है मॉनिटरिंग। जब पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी तो उसके रिजल्ट को मॉनिटर करना होता है, एवेल्यूएट करना कि डिसीजन कितना इफेक्टिव था कितना नहीं था। और मॉनिटरिंग के कुछ पॉइंट्स भी होते हैं, जिसमें रिकवरी कितनी स्पीड से हुई, ऑर्गेनाइजेशन में कितना डिस्काउंट कॉस्ट बियर किया गया और कस्टमर ने पॉलिसी को किस तरह से एक्सेप्ट किया। जी, इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 15 ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।